इस लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 12th सीबीएसई के लिए एप्लीकेबल चैप्टर है, उसके बेसिक्स में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को समझेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में मैं बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर शॉर्ट में बताया था जब हम ऑपरेटिंग पढ़ रहे थे, क्योंकि ऑपरेटिंग की डेफिनेशन में ये आता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हम ऑपरेटिंग कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और हमारा कंसिडरेशन ये होगा कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कैश आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ है तो वो हमारे सीएफएस रिपोर्ट में आएगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ये डिफाइन किया गया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होंगी। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होगा कि अगर आप कोई एक्विजिशन करते हो या डिस्पोजल करते हो, एक्विजिशन का मतलब है परचेज और डिस्पोजल का मतलब है सेल्स। किसका? किसी लॉन्ग टर्म असेट का, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट सभी तरह के आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, सभी इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट कवर नहीं करना है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कवर होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का में क्या इन्वेस्टमेंट भी आते हैं सर? बिल्कुल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट जो 3 मंथ से कम पीरियड के लिए हमने किए हैं, जिन्हें हम मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। और इन इन्वेस्टमेंट को अगर हम कैश में कन्वर्ट करना चाहें तो ये रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन देयर वैल्यू। उसकी वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट लॉस हुए बिना वो कैश में बदल जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं लेते, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का बेसिक मीनिंग। अब ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो, अगर आप कोई परचेज करते हो, सेल करते हो किसी लॉन्ग टर्म असेट का, ओके, और प्लांट एंड मशीनरी उसका एग्जांपल है, लैंड एंड बिल्डिंग उसका एग्जांपल है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी कैटेगरी के हैं। इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, दे आर बीइंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो वो करंट इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट होते हैं, मैंने कहा ये कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इसलिए इनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर नहीं किया जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सभी तरह के इन्वेस्टमेंट आएंगे एक्सेप्ट कैश इक्विवेलेंट्स, जिनको कंसिडर किया जा रहा है। ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आएगी। ठीक है, ओके। इन द क्वेश्चन, ये अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसका एक अच्छा सा नोट बना के दिया है बुक में। इन द क्वेश्चन अगर केवल ये वर्ड लिखा है कि इन्वेस्टमेंट है और वो करंट असेट में दिख रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन मिलेगा उसमें बैलेंस शीट मिलेगी, बैलेंस शीट में करंट असेट्स कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ दिखेगा। अब इस इन्वेस्टमेंट पे कोई और इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, केवल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ मिला है। अब मैं इसे क्या कंसिडर करूं? क्या मैं इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला इन्वेस्टमेंट मानूं या फिर मैं इसे मार्केटेबल सिक्योरिटी कंसिडर करूं? तो आंसर इज, इसे हम इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट, मतलब आप इसे मार्केटेबल सिक्योरिटी कंसिडर करोगे, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। नॉट considered as part of investing activities, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर ये देख लो कौन सा इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट एसेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो आप उसको ये कंसिडर नहीं कर सकते। कैश इक्विवेलेंट केवल वो इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट हो रहे हैं, मतलब जिनका पीरियड जो है या जो मैच्योरिटी टर्म है वो लेस देन 3 मंथ है और उनको सेल करने से कैश मिल जाएगा और कोई सिग्निफिकेंट लॉस भी नहीं होगा वैल्यू में, कि अगर वो बुक वैल्यू पे 10,000 के दिख रहे हैं तो अप्रॉक्स 10,000 रुपए आपको कैश में मिल जाएंगे। तब जाके वो बनते हैं करंट असेट के मार्केटेबल सिक्योरिटी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स, और तब हम उसे कैश इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। मैं पिछले लेक्चर्स में इस पर काफी बातें कर चुका हूं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये एग्जाम्पल्स हैं केवल, ठीक है, इनको रटना नहीं है, इन्हें केवल समझना है। और जब भी इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन आपको जनरेट होती है या ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप इस इंफॉर्मेशन को
यही समझेंगे कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये आगे जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, ठीक। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा कि आपने कोई पेमेंट किए हैं जिसमें आपने उस पेमेंट को करके आपने प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह जैसी चीज़ें, मतलब आप कह लो कि फिक्स एसेट खरीदी हैं या फिर आपने यही फिक्स एसेट्स बेची हैं। तो या तो इनसे पेमेंट हुए हैं या रिसिट हुए हैं, तो कैश का फ्लो हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो, और इसे आप कंसिडर करोगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगली बात करें कि अगर आपने कोई परचेज किया है सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो एक्नॉलेज करते हैं डेट को, कि कंपनी के ऊपर डेट है आपकी या कंपनी आपको एक मॉनेटरी वैल्यू दे रही है, वो सब सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं। और अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को आप परचेज कर रहे हो तो उसे इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पर याद रखना, ये करंट असेट में अगर दिख रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट्स, तो फिर हम इसे मार्केटेबल सिक्योरिटी मान लेंगे। आगे चलते हैं। अगर ये नॉन करंट असेट में दिख रहे हैं तो फिर इनको कैश फ्लो में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर इनके पेमेंट्स होते हैं तो आउटफ्लो, अगर इनकी रिसिट्स होती है तो इनफ्लो। ये इसके डिस्पोजल के लिए लिखा है, ये इसके एक्विजिशन के लिए लिखा है। अगली बात करें हम एडवांसेस। एडवांस का मतलब होता है किसी को हम पैसे दे रहे हैं। एडवांसेस एंड लोन्स, तो लोन्स दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है बोरोइंग और एक होता है एडवांस। तो लोन बोरोइंग्स जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि हम वहां से फंड्स लेके आते हैं, और एडवांसेस एंड लोन्स ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है, मतलब ये असेट बनता है, राइट। तो अगर हमने एडवांसेस या लोन्स दिए हैं किसी पार्टीज को तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। लेकिन ध्यान रखना, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है अगर आपका, तो आपका तो बेसिक काम है लोन देना, फिर ये आपकी ऑपरेटिंग हो जाती है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी एंटरप्राइज के केस में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है कि आपके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने ये एडवांस या लोन दिया है, तो आप एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के एंगल से इसको पढ़ रहे हैं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी। अगर आपको रीपेमेंट मिला है इन एडवांस या लोन का, तो लोन एडवांस देना और लोन एडवांस लेना, इनफ्लो आउटफ्लो दो के लिए ये पॉइंट लिखे। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक फिक्स एसेट से रिलेटेड पॉइंट लिखा है, एक सिक्योरिटीज से रिलेटेड पॉइंट लिखा है, उनका परचेज सेल, और एक लोन एंड एडवांसेस से रिलेटेड पॉइंट लिखा है। जनरली ये तीन ही चीजों पे आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगे और इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं कंपनी की, राइट। चलो इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर क्लासिफाइड और शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, और आपको एक बार नॉन फाइनेंस कंपनी की तरह से आइडेंटिफाई करना है और एक बार फाइनेंस कंपनी की तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम नॉन फाइनेंस की तरफ से आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं कि हम एक नॉन फाइनेंस कंपनी है। हमारा बेसिक ऑपरेशन ये नहीं है कि लोगों से पैसा लो और उसे लगाओ और फिर उससे फर्दर पैसा कमा के लोगों को वापस दे दो। ये बैंक, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड और शेयर ब्रोकर, ये हमारे बिजनेस नहीं है, तो हम नॉन फाइनेंस कंपनी है। अगर हम नॉन फाइनेंस कंपनी है तो क्या हमारी जो फिक्स एसेट है उसकी प्रोसीड्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी? प्रोसीड्स का मतलब है हमें रिसिट हुई है, बिल्कुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब होता है आपका इन्वेंट्री जो आप बिजनेस के लिए परचेज करते हो। तो बिजनेस के लिए परचेज करने वाले जो हमारे स्टॉक्स हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट होते हैं? नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होते हैं। वो इसलिए खरीदते हो आप ताकि आप रेवेन्यू अर्न कर सको, ठीक है। तो ये रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेशन हो गया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, आपने एक लोन लिया था, नेचर नहीं बता रहे वो लोन का, आप इसे कौन सी एक्टिविटी समझेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझेंगे। लोन का रीपेमेंट, सॉरी लोन का रीपेमेंट, आप लोन रीपे कर रहे हो। रीपे करो मतलब पहले लिया होगा लोन, मतलब ये फाइनेंस की व्यवस्था थी, उसे रीपे किया है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी कहलाएगा। आगे चलते हैं। डिबेंचर परचेज एज इन्वेस्टमेंट, आपने डिबेंचर खरीदे हैं, इशू नहीं किए, मतलब आपने फंड अप्लाई किया है, इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर्स में। अगर डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। लोन एडवांस्ड, अगर आपने लोन एडवांस में दिया है, मतलब ये देने वाली बात है, एप्लीकेशन की बात है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। और अगर आपने पेटेंट्स परचेस किए, पेटेंट्स पता है क्या होते हैं? पेटेंट्स जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी असेट है इंटेंजिबल नेचर की, ठीक है। साइंटिस्ट वगैरह अगर कुछ इन्वेंशन करते हैं तो उसके ऊपर उन्हें पेटेंट मिलता है, मतलब एक राइट मिलता है कि उनकी परमिशन के बिना उनके इन्वेंशन को कोई और यूज नहीं कर पाएगा,
और अगर उनका कोई इन्वेंशन यूज करना चाहता है तो वो उन्हें अप्रोच करे और वो उसके लिए पैसे लेंगे, जिसको रॉयल्टीज बोला जाता है। तो ये जो परचेज ऑफ पेटेंट्स हैं, ये आपने खरीदे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना। एज अ कंपनी हम किसी का पेटेंट खरीद रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। तो ये देखो, दो को छोड़ के बाकी सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में आ गई फर्स्ट, फिर आ गई फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये देखो, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। बाकी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है। ये सब हमने सोचा, क्या सोच के कि हम एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप फाइनेंसिंग कंपनी बन के देखो। फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब हमारा बेसिक काम ही है कि हम फंड्स में डील करते हैं। हम लोगों से पैसा लेते हैं, आगे इन्वेस्ट करते हैं या किसी और को लोन पे देते हैं, और फिर इंटरेस्ट कमाते हैं, और फिर जिनसे हमने पैसा लिया था उनको रिटर्न देते हैं, डिविडेंड के नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, वगैरह वगैरह। तो उस केस में हमारा नजरिया बदल सकता है। पहली चीज देखो, सेल फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। पहले केस में तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां पे हमने किसी से फंड्स लिए हैं या दिए हैं, ऐसा तो नहीं है। हमने तो फिक्स्ड एसेट खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये तो अभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही रहेगी, इवन दो हम फाइनेंस कंपनी की तरफ से सोचे तो भी। अब अगर कोई परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कर रहा है, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, नॉन फाइनेंसिंग के लिए भी और फाइनेंसिंग के लिए भी। भाई, फाइनेंसिंग कंपनीज का स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? वो शेयर्स खरीदते हैं, यही उनका स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, आगे चलो। रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी लोन लिया है ना। अब यहीं पे कंफ्यूजिंग वाली बात आती है। मैंने पिछले चैप्टर में भी समझा, पिछले लेक्चर में भी समझाई कि देखो यार, ये लोन इसने अपने पर्पस के लिए लिया है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये फाइनेंसिंग होगा या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ये आपके बिजनेस के लिए आपने लोन लिया है ताकि आप बिजनेस कर सको। अभी किसी से लोन लोगे, फिर किसी को लोन दोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, ये कंफ्यूजिंग है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस कंफ्यूजन के लिए जवाब ये है कि आप इसे फाइनेंसिंग ही मानोगे जब तक ऑपरेटिंग के बारे में ये इंफॉर्मेशन ना दे कि आपने ये लोन अपने पर्पस के लिए नहीं लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ऐसा कंफ्यूजन केवल किस में आएगा? जो फाइनेंसिंग कंपनी हो। और वो कंफ्यूजन भी कब आएगा? जब वो क्वेश्चन पूरी तरह स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। और यहां पे तो काफी स्पेसिफिक है यार। अगर मैं ये बोलूं कि यार रीपेमेंट किया आपने लोन का, ठीक है, तो वो ये नहीं बता रहा है कि आपने बिजनेस का के बिहाफ पे रीपेमेंट किया है। बिजनेस मतलब जैसे किसी से लोन लिया है थोड़े टर्म के लिए और फिर उसे लोन दिया है। तो ये चीज जो है वो बिजनेस एंगल की नहीं दिख रही कहीं से भी। ठीक है, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन केवल तब है जब वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि क्या करना है। ठीक, आगे चलते हैं। डिबेंचर परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब ये तो इन्वेस्टमेंट किया है पर डिबेंचर खरीदे। अब मेरे को बताओ, फाइनेंसिंग कंपनी डिबेंचर खरीदती है एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब कोई बात नहीं, एज इन्वेस्टमेंट खरीदती है, उसका तो काम ही है डिबेंचर खरीदना, बेचना, उस पर इंटरेस्ट कमाना। ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा तुम्हें लग सकता है। पर मेरी बात सुनो, ये वर्ड पे ध्यान दो जरा, एज इन्वेस्टमेंट। यहां ये क्लियर कर रहा है, यहां पे तुम ये नहीं कह सकते कि ये कंफ्यूजिंग है। ये कंपनी अपने लिए इन्वेस्टमेंट खरीद रही है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। लोन एडवांस, इन्होंने किसी को लोन दिया है, ये तो इनका नॉर्मल बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। एंड परचेज ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो कौन कौन से आ गए। पहला पॉइंट आ गया इन्वेस्टिंग, चौथा आ गया और आखिरी आ गया 1, 4, 6। जो कंफ्यूजिंग वाला था मैंने उसे समझा दिया और मैंने तुम्हें बताया कि क्योंकि ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये लोन जो लिया है ये हमने बिजनेस करने के लिए, आगे बिजनेस में बढ़ा दिया था इसे, या ये अपने पर्पस के लिए लोन लिया है। तो हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, लोन अपने पर्पस के लिए लिया होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये अजम्पशन बेस किया है मैंने, नो डाउट। ठीक है, इस पे अदरवाइज लिया जा सकता है अजम्पशन, पर ये बुक हमेशा यही अजम्पशन लेगी, तो तुम्हें भी यही लेना है। आगे चलते हैं। तो ये हो गई बात खत्म। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? अगला इलस्ट्रेशन देखो।
स्टेट गिविंग रीजन अ ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ, अगेन ये वाइवा क्वेश्चन है, रीजन के साथ कि उसे तो हम हमेशा इन्वेस्टिंग ही मानेंगे। अरे फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर चाहे आप एक फाइनेंसिंग कंपनी हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो। तो फिक्स एसेट को अगर आप एग्जाम्पल में ले लेते हो तो वो चाहे फाइनेंसिंग कंपनीज हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज हो, लैंड एंड बिल्डिंग में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही होंगी। इसके अलावा गुडविल में इन्वेस्टमेंट, पेटेंट में इन्वेस्टमेंट, ये भी सब हो सकती हैं। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड एग्जांपल ले सकते हो। आगे चलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हमारा कवर हो गया, राइट। इसी लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फिर अगले लेक्चर में हम इस कैपेसिटी पे आ जाएंगे कि एक जनरल इंफॉर्मेशन पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टिंग है, ये पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग है, और ये पर्टिकुलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, और वो बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो पैसे हैं वो हम अगर लेके आते हैं कहीं बाहर से, वो चाहे ऑनरशिप दे के लेके आए या फिर बोरो करके लेके आए, या तो शेयर्स इशू करके लेके आए या फिर हम डिवेंचर इशू करें या लोन लें, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो इसमें दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक जो ऑनर्स की कैपिटल होती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और एक जो हम बोरोइंग करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये दो टर्म्स पे ध्यान रखना। और मैंने बैलेंस शीट में बताया था तुम्हें, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे देखो, उसमें इक्विटी देखो और एनसीएल देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दिख जाएंगी। और इनफ्लो आउटफ्लो ऐसे होगा कि जब हम फंड्स लेके आएंगे उधार पे, या शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके, तो इनफ्लो होगा, और जब हम इनका रीपेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा। सिर्फ पैसा लेना देना नहीं होता यहाँ पे, ये भी समझ लो जो आप पैसा लाए हो उसके बदले में आपको रिटर्न देना पड़ता है। जैसे आपने अगर शेयर्स इशू करके पैसे उठाए हैं तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर आपने बोरोइंग की है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जो डिविडेंड का पेमेंट है या जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही कहलाएगी। इसी तरह से इन्वेस्टिंग में वो उतना डिटेल में नहीं आया, इन्वेस्टिंग में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उस पर रिटर्न कमाते हो, जैसे डिविडेंड कमाया आपने इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमा रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और बोरो करके उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंसिंग है। मतलब इंटरेस्ट अकेला वर्ड देख के हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, जब तक हम उसको रिलेट ना कर पाए कि ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या इंटरेस्ट पे हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। मैं इन स्पेसिफिक आइटम्स पे आगे क्वेश्चंस में भी बहुत डिटेल में जाऊंगा, बट एक बेस तो बनाऊं दिमाग में कि इंटरेस्ट जैसी चीज फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग दोनों जा सकती है। डिपेंड करता है कि एक्टिविटी क्या हुई है, सिर्फ नाम से नहीं चलना है। ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें कमीशन समझाया था, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों जगह जा सकता है। और ये फंड लेने के लिए आज फिर बताता हूं, कमीशन और ब्रोकरेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है। अगर तुमने ये कमीशन और ब्रोकरेज पेमेंट किया है फंड्स को रेज करने के लिए तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, राइट। आगे चलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर एक्टिविटीज विच आर रिजल्ट इन द चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑनर कैपिटल और बोरोइंग। मतलब आपने ऑनर कैपिटल बढ़ाई है या कम की है। बढ़ाते क्यों है? शेयर इशू करके फंड्स इकट्ठे करते हैं, शेयर रिपेमेंट करके पे ऑफ कर देते हैं, तो इसको वो चेंज बोल रहा है, ठीक है। अगर इंक्रीज हुआ है शेयर कैपिटल में तो आपने फंड्स रिसीव किए हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है या रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। इश्यू ऑफ डिबेंचर हो रहे हैं, इससे पैसा रिसीव होगा। इंक्रीज इन बोरोइंग हो रहा है, उधार ले रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लो, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऐसा ही मैंने इन्वेस्टमेंट में बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी भले इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए किया हो या लॉन्ग टर्म के लिए किया हो। बस अंतर इतना बोला था, वहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा अगर वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो, फिर उसे मत लेना इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा समझाया था। बोरोइंग के केस में भी वही बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, बोरोइंग बोरोइंग होती है। ऐसा मत सोचना कि केवल नॉन करंट लायबिलिटी ही बोरोइंग है, करंट लायबिलिटी भी बोरोइंग हो सकती है अगर आपने वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है। इनके रीपेमेंट्स, ये सब एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगी। मतलब पैसा लाना
और पैसे को रीपे करना, लगाना नहीं, पैसा लाना और पैसे को रीपे करना, ये फाइनेंस है। और पैसा लगाना और उस पैसे को वापस रिसीव करना, ये इन्वेस्टमेंट है। और प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑपरेशंस, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो ऑपरेशन करोगे वो ऑपरेटिंग है। बस इतनी सी ही बात है, बार बार अपने आप को इस चीज को रियलाइज करा दो। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये सब एग्जाम्पल है, देखो इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, इस इशू ऑफ शेयर्स किया है, पैसे मिले होंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स किया है, पैसे मिले होंगे। बायबैक किया है, बायबैक मतलब रीपे। इक्विटी शेयर्स को जब हम रीपे करते हैं तो उस एक्टिविटी को बायबैक बोला जाता है। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कहलाता है, डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन कहलाता है। ये देखो रिडम्पशन, आई होप मेरी बात समझ में आई। तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए रिडम्पशन टर्म आता है और इक्विटी शेयर्स के लिए बायबैक आता है। मतलब एक ही है कि आप रीपेमेंट कर रहे हो। इसके अलावा आप इनसे रिलेटेड अगर कोई डिविडेंड पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये इंटरेस्ट और डिविडेंड इसलिए पे किए जा रहे हैं क्योंकि हमने फंड्स बोरो किए हैं या फंड्स बिजनेस करने के लिए हम ऑनर से लेके आए हैं, इक्विटी शेयर इशू करके या डिवेंचर इशू करके। लास्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ओडी। बैंक ओडी का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक आपको अलाउ करता है कि आप शॉर्ट टर्म में अपने लिए पैसा उठा सकते हो बैंक से एक लिमिट तक, और जब चाहे तब उसे वापस कर सकते हो। इसी तरह से एक कैश क्रेडिट लिमिट होती है। तो बैंक ओडी हो या कैश क्रेडिट हो, ये दोनों का नेचर एक जैसा है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही है, और अगर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। अगर बैंक ओडी बढ़ गया मतलब कि आपने और उधार ले लिया, इनफ्लो, और डिक्रीज का मतलब है आप रीपे कर रहे हो बैंक ओडी को। आई होप बात समझ में आ गई। तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होगी। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता। अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये बैंक से डील हो रहा है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, नहीं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कैश है। मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया या फिर उनको रीपे करके, मतलब उनको बेच के पैसा वापस ले लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना या उन्हें सेल आउट कर देना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बैंक ओडी में पैसा, मतलब बैंक ओडी से पैसा लेना और फिर पैसा रीपे करना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये शॉर्ट टर्म लोन कंसिडर किया जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर आप लोन रीपे कर रहे हो, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, आप सोच के देखो, लोन रीपे कर रहे हो, जो लोन आपने लिया था, है ना, लोन देने वाली बात नहीं है, लोन लेने वाली बात है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। अगर आपने शेयर इशू करे हैं और पैसा लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर सब्सक्राइब बाय कंपनी, सब्सक्राइब का मतलब समझते हो, इन्वेस्ट किए हैं ये आपने। डिवेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, हमारी कंपनी ने सब्सक्राइब किया है। हम जब इशू करते हैं तब दूसरे सब्सक्राइब करते हैं, किसी और ने इशू किया है, हमने सब्सक्राइब किया है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ये सब्सक्राइब वर्ड को मार्क कर लो और इसे ढंग से समझ के रखना, इसको अलग से लिखो। सब्सक्राइब का मतलब होता है, हमने जैसे बोलते हैं ना, हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं मतलब कि हम तो उसमें इन्वेस्टमेंट जैसा कर रहे हैं ना, हम तो पेमेंट दे रहे हैं उसके लिए। वैसे ही हमने डिवेंचर सब्सक्राइब किए हैं, मतलब हमने किसी और को पैसे दिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये, फाइनेंस नहीं है कि कहीं से पैसा आया है और उसका रीपेमेंट हो रहा है, नहीं, हम कहीं पैसा लगा रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पहले आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे, पैसा लाए होंगे, उसको रीपे कर रहे हो, ये कहीं पैसा लगा नहीं रहे हो। जो पैसा आपने लिया था दूसरों से, अब उन्हें वापस दे रहे हो। पैसा लगाने और पैसा रीपे करने का अंतर समझना, ठीक है। मैं किसी से 1000 रुपए लेता हूं, फिर मैं उसे वापस देता हूं, तो ये नहीं कहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वापस देते समय मैं कहूंगा रीपे कर दिया है। मैं अपनी तरफ से किसी को 1000 रुपए दे रहा हूं और उससे बाद में वापस लूंगा, तब ये इन्वेस्टमेंट है। तो रिडम्पशन की बात हो रही है, मतलब ये रीपेमेंट है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। केवल एक इन्वेस्टिंग आई है, थर्ड वाली। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, हमने उधार लिया था, उस पर इंटरेस्ट दिया है। मैंने कहा था इससे रिलेटेड जो और भी कैश फ्लोज होंगे कि आपने पैसा लिया है, उसकी वजह से आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे बोरोइंग पे इंटरेस्ट
पे करना पड़ता है, वैसे ही आप जो शेयर्स इशू करते हो, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, उस पर डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुई। इंक्रीज इन बैंक ओडी, बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, मैंने कहा ये शॉर्ट टर्म लोन है, और इन पे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये किस में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे, ठीक है ना। सॉरी, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। उसके बाद इशू ऑफ बोनस शेयर। अब मजेदार बात सुनना, बोनस शेयर इशू करना, बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कैश फ्लो हुआ ही नहीं, नो कैश फ्लो, जब ना फंड आया ना फंड गया। सर इसकी जनरल एंट्री क्या होती है कैश बोनस इशू करने की? प्रॉफिट एंड लॉस, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं या जनरल रिजर्व होता है जो कंपनी का, उसको डेबिट करके, उसको यूज करके, उसे कम करके ये लोग इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं। ये एंट्री होती है। देखो ना बैंक डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, जब फंड आया और गया ही नहीं तो ये सवाल ही नहीं उठता कि हम इसे कैश फ्लो में कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। कैश फ्लो में ये किसी कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि कैश फ्लो हुआ ही नहीं। देखो ये जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं ये कैश फ्लो के पर्पज से पढ़ रहे हैं, जब कैश फ्लो ही नहीं हुआ तो काय की कैटेगरी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो किसी में नहीं आएगा क्योंकि कैश फ्लो ही नहीं हुआ। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग बनने के लिए इसको कैश फ्लो तो होना चाहिए, ये कैश फ्लो ही नहीं है, इसलिए ना ये ऑपरेटिंग है, ना ये फाइनेंसिंग है, ना ये इन्वेस्टिंग है, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, तो ये हमारी रिपोर्ट में ही नहीं आएगा ये ट्रांजैक्शन। यस, क्योंकि ये केवल एक इंटर एडजस्टमेंट है, इसमें कोई फंड का फ्लो या कैश का फ्लो नहीं हुआ। आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन दैट आर शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तो देखो हमारे एग्जाम्पल में इस 8th को छोड़ के और इस 3rd को छोड़ के बाकी सब फाइनेंस था। 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने रीजन के साथ बता दी है तुम्हें। जितना इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे, आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उतना आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तुम्हें अगर इस पे कमांड है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, तो आप इसे आराम से कमांड कर सकते हो इस चैप्टर को। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसका एक और इलस्ट्रेशन देखो उसी तरह का, कि रीजन के साथ ये बता दो कौन सा ट्रांजैक्शन है जो ऑलवेज फाइनेंसिंग कहला सकता है। ऑलवेज फाइनेंसिंग, शेयर इशू करना ऑलवेज फाइनेंसिंग, डिविडेंड पे करना ऑलवेज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। बोरोइंग करना ऑलवेज फाइनेंसिंग, बोरोइंग का इंटरेस्ट पे करना ऑलवेज फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग के लिए डिविडेंड पेड का एग्जांपल इन्होंने लिया है, यू कैन यूज दिस, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। गिव अ ट्रांजैक्शन अ पार्ट ऑफ विच शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड पार्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिसका आधा हिस्सा इन्वेस्टिंग जैसा हो और आधा फाइनेंसिंग जैसा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर एक असेट परचेज की, ये एक अच्छा एग्जांपल है। हायर परचेज सिस्टम में जैसे लोग किश्तों पे गाड़ी खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे आपने कोई व्हीकल खरीद लिया इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करते जाओगे उस असेट पे आपकी ऑनरशिप आती जाएगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ ना। एग्जांपल के लिए सपोज लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी आपने, घर बनाते हैं व्यक्ति ना, वैसे कंपनी क्या करती है, एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदती है जिसमें वो फैक्ट्री चलाई। तो जितना जितना प्रिंसिपल पे करते जाओगे, प्रिंसिपल वाला पार्ट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन आपने तो एक बैंक से सर्विस ली है कि भाई आप मेरे, ये हायर परचेज में होता क्या है, हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक वाले पे कर देते हैं किसको, वेंडर को। ठीक है, तो बैंक से हमने ली है एक सर्विस, मतलब हमने फाइनेंस कराया है उसे। तो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो हमेशा जब इंस्टॉलमेंट वाली सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसका एक पार्ट, प्रिंसिपल वाला पार्ट जो हम रीपे करते जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, प्रिंसिपल वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट वाला पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना
शायद ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट अलग अलग एक्टिविटी होती है। इंस्टॉलमेंट एक साथ दिखती है, 5 लाख रुपए, 5 लाख में से 3 लाख प्रिंसिपल में गया और 2 लाख अगर इंटरेस्ट में गया है तो 3 लाख का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और 2 लाख का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। दोनों आउटफ्लो हैं, हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो दोनों आउटफ्लो हैं, बस ये आउटफ्लो अलग अलग एक्टिविटीज में हम दिखाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इज कैश फ्लो। कौन से ट्रांजेक्शन है जो कैश फ्लो नहीं कहलाते? देखो मैंने अभी तुम्हें एक ये पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर और अब तीसरे लेक्चर में फिर से समझा रहा हूं। अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कैश फ्लो में मतलब कैश क्या, तो कैश का मतलब क्या लेंगे हम? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे, जिसमें 3 चीजें आती हैं, मैंने बताया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इनके बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, सपोज हम हमारे हाथ का कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक का कैश विड्रॉ कर रहे हैं, जब हमने इनको एक ही यूनिट मान लिया है तो इनमें आपस में अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच रहे हैं, तो फिर इस तरह की चीजों को, जैसे चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, या परचेज सेल कर दिया मार्केटेबल सिक्योरिटी का, इसको कैश में कन्वर्ट कर लिया या मार्केटेबल सिक्योरिटी बना दिया, ये एक ही यूनिट है, इस यूनिट के अंदर ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं। इन ट्रांजेक्शन को कैश का फ्लो नहीं माना जा सकता, क्योंकि ना तो हमने अपनी यूनिट से बाहर किसी को कैश दिया है और ना किसी से कैश लिया है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, ना तो उनकी वजह से इनफ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ना ही आउटफ्लो हो रहा है। कैश ना तो बाहर गया ऑर्गेनाइजेशन से, ना अंदर आया, इस वजह से इन्हें हम क्या नहीं करते, नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ये ऊपर वाले तो नॉन कैश हैं ही, क्या इसके अलावा भी कोई नॉन कैश होते हैं? बिल्कुल होते हैं। डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश कैसे हो गया सर? अभी मैंने एक और सिखाया था, बोनस इशू, वो भी नॉन कैश था। डेप्रिसिएशन की एंट्री सोचो क्या होती है, डेप अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। ये लॉस होता है फिक्स एसेट पे ड्यू टू यूसेज, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट। तो इसमें ना तो किसी को पैसा देना पड़ता है ना लेना पड़ता है, तो ये एक नॉन कैश आइटम है। ये नॉन कैश आइटम आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे क्यों। इनडायरेक्ट मेथड इसी पे बेस्ड रहती है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। अगर आपने शेयर्स या डिवेंचर इशू किए हैं, अगर पैसे लोगे तो कैश फ्लो होगा, लेकिन अगर आपने पैसे नहीं लिए हैं, अदर देन कैश इशू किए हैं, तो फिर ये कैश फ्लो नहीं है। तुमने ये ऑलरेडी पढ़ा है। इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए और असेट खरीद ली, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, तो कैश ना तो गया और ना आया, तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं। तो ये जनरल एंट्रीज जिसको कमांड होगी वो 1 सेकंड में सोच पाएगा। इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री सोच के देखो, ना पैसा गया ना पैसा आया। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग हम जितनी पढ़ रहे हैं सबकी जनरल एंट्री करके देखना। इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, तो कैश आएगा। जनरल एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, रीपेमेंट करोगे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश ना आया ना गया, इसे हम कहते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है उन्हें कैश फ्लो में नहीं होना चाहिए, ये बात तुम्हें अच्छे से समझनी है। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी एक समरी है। देखो, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसे कैटेगराइज कर दो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। हमें कैटेगरी बनाना आ गई। आगे चलते हैं। नेट कैश फ्लो विद इन एन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि आउटफ्लो भी हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सम ऑफ ऑल कैश फ्लोज, जब हम तीनों सम को, तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो जोड़ देंगे तब जाके हमें एक्चुअल कैश फ्लो पता चलेगा, और हम ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश के बीच में जो डिफरेंस है उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहीं कोई फ्रॉड, कहीं कोई एरर तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लोज को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, एग्रीगेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अ ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कैश फ्लो अंडर 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। ऐसे कैश फ्लोज हो सकते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज में जाएंगे। ये इंस्टॉलमेंट वाला एग्जांपल ध्यान रखना, एक ही ट्रांजैक्शन है पर अलग अलग एक्टिविटी में आइडेंटिफाई हो रहा है। इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये नॉन कैश एक्टिविटीज है कि आपने शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए पर पैसा लिया ही नहीं।
आगे चलते हैं। एन इनफ्लो एंड आउटफ्लो बिटवीन कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बार बार ये बात समझाई मैंने, जिसे हमने एक ही यूनिट मान रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, इनका आपस में लेन देन होता है। कभी हम कैश बैंक में जमा करा देते हैं, कभी बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, कभी मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, कभी बेच देते हैं। ये आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक ही यूनिट है। बिजनेस से कहीं कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं, इनफ्लो भी नहीं हुआ, इसलिए इसे कैश फ्लो नहीं माना जाएगा, राइट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे ना तो ऑपरेटिंग में कंसिडर करना है, ना वो होगा भी नहीं यार। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश आप एक यूनिट बना के लिख रहे हो उनको, राइट। तो ये भी हो गई बात, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ कैश है, फ्लो नहीं हुआ है। आपने बस उसकी यू कैन से प्लेस बदल दिया। कैश आपके ही कंट्रोल में है, पहले भी था, आज भी है। तो ये कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज कहलाती है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। तो यहां तक हमने तीनों एक्टिविटीज पूरी तरह से पढ़ ली हैं। अब हम अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आगे देखते हैं और जल्दी ही हम क्वेश्चंस पे पहुंचने वाले हैं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, देखना कितने आसान हो जाएंगे अगर तुमने ये दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, ठीक है। इसके पहले मैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लेक्चर डाल चुका हूं और ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लेक्चर है। इसे ध्यान से देखो और केवल आइडेंटिफाई करना सीखो कि कौन से ट्रांजेक्शन में कौन सी एक्टिविटी हुई है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चाहता है कि हम कैटेगराइज करके आइडेंटिफाई करें, ऑपरेटिंग अलग, इन्वेस्टिंग अलग, फाइनेंसिंग अलग, बाद में एग्रीगेट करेंगे। अभी पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे हम कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना सीख गए हम, बाद में फॉर्मेट सीखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके।